हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। यानी हम जानेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितना टाइप के हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट पार्ट होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? जिसमें दो मॉलिक्यूल, दो एटम या दो कंपाउंड आपस में एसोसिएट होकर सिंगल नई स्पीसीज बना रहे होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। यानी वो स्टडी करी जाती है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। एग्जांपल है इसका A प्लस बी गिव्स आउट AB, या फिर हम कहते हैं C। एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा बना। दूसरा पार्ट होता है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? डिकम्पोज, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या होगा? डिकम्पोज होगा, यानी डेसोसिएट होगा, स्प्लिट होगा हमारे पास। तो कहने का मतलब एक सिंगल कंपाउंड जैसे A, ठीक, ये कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड, अगर हम मॉलिक्यूल तो कहना ठीक नहीं होगा, यहाँ पर हम बोलेंगे कोई एक सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा होगा भाई? डेसोसिएट हो रहा होगा एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में। जैसे कि कहने का मतलब B प्लस C में ये हमारा डेसोसिएट हुआ। अब डेसोसिएट किन कंडीशंस में हो सकता है? पहला, हीट की प्रेजेंस में, यानी कि हम जिसको इंडिकेट करेंगे डेल्टा, और लाइट की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं भाई ये तीन पार्ट में होती है। पहला वाला पार्ट हमारा प्रोटोलिसिस कहलाता है, पायरोलिसिस। दूसरा वाला हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। लास्ट वाला होता है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि जो हमारा करंट की मदद से रिएक्शन प्रोसीड हो रही होगी। क्लियर? थर्ड पार्ट है हमारे पास, यानी कि ये तीन पार्ट्स में रिएक्शन आपकी होगी। यानी कि पहला पार्ट में जिसमें आप स्टडी करेंगे भाई डेल्टा की रिएक्शन, यानी हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रही होगी, तब किसी कंपाउंड को हीट दी जा रही होगी तो वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में टूट रहा होगा। लाइट की प्रेजेंस में दी जा रही होगी तब वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा होगा। जब हम करंट की प्रेजेंस में करेंगे तब वो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में डिसोसिएट हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई किसी एलिमेंट को क्या करेगा भाई? डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं A प्लस बी सी की रिएक्शन कराई हमने, तो हमारे पास क्या हुआ? A प्लस बी, तो हमारे पास प्रोडक्ट बना, उसने C को हटा दिया, तो ये हमारे पास बना A प्लस ए बी और C। तो यहां पर देखने वाली बात है कि एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारी कहलाती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक कंपाउंड ही हमारा सिर्फ डिस्प्लेस हो रहा है। दूसरा अगर हम बात करें इसी के फोर्थ पार्ट की, तो होती है डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा? A प्लस बी गिव प्लस सी डी, यानी ए बी रिएक्ट करते हैं सी डी के साथ, तो हमारे पास बनेगा ए डी प्लस बी सी। क्लियर? तो यानी कि क्या हुआ भाई? ये कंपाउंड इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। अब किन कंडीशंस में किया डिस्प्लेस करने के लिए? हमें रिएक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कि देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है और किन कंडीशंस में करेगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर की सीरीज हमको यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी, इसके लिए हमको स्पेशल थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, यानी कि इन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? तो हम फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो यहां पर हमारे पास आई फर्स्ट टॉपिक, यानी कि फर्स्ट पार्ट रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है? यानी कि आ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू, ब्रैकेट में लिखेंगे एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड combine together and
form a new species is called combination reaction. तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हम इसमें स्टडी करेंगे क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो पार्ट्स में। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। दूसरा पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड। क्लियर? तो हम फर्स्ट वाले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। एलिमेंट क्या? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हमारे पास एलिमेंट होता है। तो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि करंट, जो आपने पानी गर्म होने का फिनोमेना देखा, तो ये कंपाउंड हमारा 2H2O में एसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर वाटर। नोट कर लीजिए रिएक्शन। ये फर्स्ट टाइप की हो गई। दूसरा पार्ट, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन, क्लोरीन, it's chlorine gas and hydrogen gas, oxygen gas and hydrogen gas, but it is liquid. State is liquid. Hydrochloric acid, hydrochloric acid. Third is N2 plus H2 gives out 2NH3। यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 3 कर लेते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। ठीक, ये हमारे पास एलिमेंट, जिसमें कॉम्बिनेशन क्या हुआ भाई? हाइड्रोजन कंबाइंड होता है किसके साथ? यानी कि ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म करेगा एक सिंगल मॉलिक्यूल वाटर। ठीक, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन कन्वर्टेड इनटू HCl, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, कंपाउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड वो एलिमेंट होंगे, जस्ट लाइक हम बोले कॉम्बिनेशन होगा एलिमेंट का H2 और O, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा, तो ये हमारा कंपाउंड्स कहलाएगा। क्लियर? इसी तरीके से इसकी रिएक्शन कराएंगे हम। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड एंड फॉर्म ऑल्सो कंपाउंड। कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? सेकंड रिएक्शन, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर
converted into sodium hydroxide, sodium oxide, water, sodium हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस और हो सकती है जिसमें हम कई सारी रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे थर्ड एक और रिएक्शन अगर हम देखना चाहें इसमें तो देख सकते हैं। अमोनिया लास्ट हमने कराया था ना, अमोनिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, यानी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में अमोनिया रिएक्ट विद HCl कन्वर्टेड इनटू अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यहाँ पर लिख देंगे अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे द रिएक्शन इन विच one compound split, यानी कि break down into, split up into one or two or more than two simpler unit means element or compound are called decomposition reaction। अब यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास तीन पार्ट्स में क्लासिफाई होती है। फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, सेकंड है हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या रिएक्शन, बात देखिए। थर्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें करंट दिया जाए, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें करंट देने पर वो दो या दो से ज्यादा सिंपलर यूनिट में एसोसिएट हो जाता है, वो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कहलाएगी। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होगी? आप कोई किसी भी सब्सटेंस को ले जाकर धूप में रख देंगे तो उसमें होने वाला चेंजमेंट, यानी कि वो दो या दो से ज्यादा पार्ट में एसोसिएट हो जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, तब ये दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में एसोसिएट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब था हमारा फर्स्ट पार्ट थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें कैसी रिएक्शन होती है? दो रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस ब्रेक अप टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस ऑन हीटिंग, यानी हीट देने पर ये रिएक्शन क्या होगी? दो या दो से ज्यादा सिंपलर यूनिट में हमारी डेसोसिएट हो जाएगी। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं पायरोलिसिस। कई बार बोर्ड में ये वर्ड पूछा गया, व्हाट इज पायरोलिसिस रिएक्शन या डिफाइन पायरोलिसिस रिएक्शन, तो आपको ये वाली रिएक्शन करनी है। ठीक है, अब इसमें हम दो तीन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इस रिएक्शंस के। इस टाइप की रिएक्शन होगी, यानी कि इस टाइप की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब हम हीट करते हैं ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर देता है। कैल्शियम
ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 हीट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। याद रखेंगे हमेशा जब भी किसी कंपाउंड को अगर हीट किया जाता है तो अगर उसके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग एलिमेंट है तो वहां पर वाटर एलिमिनेट होगा। यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है तो कोई ना कोई गैस एलिमिनेट होती है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास निकलेगी। याद रखना की बात क्या है, जब भी किसी चीज को हीट किया जाता है, डेल्टा का निशान इट मींस हीट किया जाता है तो पहला पार्ट होता है उसमें तो या तो वाटर निकलेगा, और अगर वाटर नहीं निकल पाया, उसके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो कोई गैस रिमूव होगी 110%, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट आप हमेशा अपने ब्रेन में रखेंगे कि जब भी किसी कंपाउंड को हीट किया जाएगा तो या तो वाटर उसमें से एलिमिनेट होगा या फिर गैस। थर्ड पॉइंट, इसी की थर्ड रिएक्शन हम देख लेंगे। थर्ड रिएक्शन होती है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। जब हम KClO3 को हीट करते हैं तो ये KCl प्लस ऑक्सीजन गैस में डिसोसिएट हो जाता है, ये होता है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड। एंड ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 मोल्स, यहां पर 2 मोल्स और यहां पर 3 मोल्स, पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इन अ एक्वस मीडियम इन एन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि कहने का मतलब हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा वो हमारा एक्वा सोल्यूशन, यानी कि हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, और इन दी मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट को हम बोलते हैं जस्ट लाइक एज वो लिक्विड स्टेट में होगी, इज डिकम्पोज्ड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो अपने 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाएगी। ये रिएक्शन हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट का मतलब है कोई चीज हमारी जब लिक्विड स्टेट में होती है, इज डिकम्पोज होती है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, कब, जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं, व्हेन electricity pass through acidified water it is decomposed to give hydrogen and oxygen gases। ये हमारा प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पर देखिए एनोड के ऊपर हमने, यहाँ पर एनोड पर क्या आप हमेशा डेफिनेशन बताते हैं कि भाई एनोड के ऊपर पॉजिटिव आयन, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये उसकी एक प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी कभी भी चेंज हो सकती है, यानी एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। यानी कि जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनोड। अब हम एनोड की क्या डेफिनेशन बताएंगे, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन ही होता है, ये प्रोसेस बिल्कुल फिक्स होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो उसके इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला जो प्रोसेस है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। यानी कि आपसे अगर कोई डेफिनेशन पूछता है एनोड किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा एनोड कहलाएगा, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर हमारा हमेशा रिडक्शन होता है वो हमारा कैथोड कहलाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जहां तक बात है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तब एनोड के ऊपर पॉजिटिव आता है, जब इलेक्ट्रिसिटी इस सेल से जनरेट होती है ये हमारा कहलाता है फिर भाई एनोड के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। जस्ट लाइक एज आपके घरों के अंदर रखा हुआ इन्वर्टर, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमेशा सेम रहेंगे तो हमें कभी भी उसके ऊपर यूपीएस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैटरी के साथ हम क्या करेंगे डायरेक्ट करंट जोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके ऊपर हम एक यूपीएस रखते हैं। यूपीएस क्या करता है भाई, हमारा इंटरचेंज करता है करंट को, यानी कि डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो शुरुआत में अगर हम देखेंगे इसके अंदर हम करंट दे रहे हैं, करीब करीब हम बात करें इसमें हम करंट देने की, तो हम इसमें करंट 6 वोल्ट के आसपास दे रहे होंगे। 6 वोल्ट के करंट आसपास देने पर क्या होगा भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और जहां पर क्या करेगी, वाटर को अपने अपने आयंस में डिसोसिएट कर देगी। आयंस में कहने का मतलब H2O की अगर हम बात करें तो ये हमारा H++ यानी 2H+ और O- में डिसोसिएट होंगे। यानी कि एनोड पर अब देखिए भाई ऑक्सीजन कहां पर इकट्ठा होगा भाई, हमारा एनोड पर, और ये हमारा कैथोड पर रिडक्शन
होगा। क्लियर? तो यानी कि ये इसका डिटेल में एक प्रोसेस, पूरा डिटेल वाली क्लास होगी। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है। भाई इसमें हमने आपको बता दिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कोई ना कोई कंपाउंड हमारा ऐसा होगा जो हमारी लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, उसको हम करंट के थ्रू डिसोसिएट कर लेते हैं, यानी कि वो दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिसोसिएट हो जाएगा। बस सिंपल से आप इतना समझ सकते हैं, ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसका अनदर एग्जांपल है NaCl। NaCl हम कैसा लेंगे भाई? NaCl भी हम एक्वस लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि हम क्या करेंगे, NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व कर देंगे जस्ट लाइक इसी वाले कंपाउंड में। ये हमारा एनोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। यहां पर हमने वाटर के अंदर क्या किया भाई? नमक को, यानी कि NaCl जो आप कॉमन सॉल्ट होता है, इसको हम नमक को क्या करेंगे, पानी के अंदर डिसॉल्व कर देंगे, तो ये अपने आयंस में एसोसिएट हो जाएगा। जब भी वाटर के अंदर NaCl को डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने आयंस में एसोसिएट होता है, यानी Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अब देखिए Na प्लस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव वाले के चार्ज के पास, और ये इसके ऊपर क्या कौन सा प्रोसेस लगाएगा? रिडक्शन का। जब ये रिडक्शन का प्रोसेस लगाएगा तब Na क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करने के बाद न्यूट्रल वाली स्टेट में आएगा। S मतलब सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। उसी तरीके से क्लोरीन देखिए, क्लोरीन क्या करेगा? अपने आउटर मोस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस में। इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 0, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। आप खुद चेक कर लीजिएगा कि इससे इस पर जा रहे हैं और इससे इस पर जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने में ही समझ में आ जा रहा है कि Na प्लस क्या कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है भाई। तो यानी कि Na प्लस हमारे किस में जाएगा? रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डिटेल वाला पार्ट आपका एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि पूरा प्रोसेस होता क्या है। अभी आपको नोट करने की जरूरत है बस। नेक्स्ट आपके पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थर्ड पार्ट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है? व्हेन अ कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड बाय सनलाइट, यानी सनलाइट को हम डिनोट करते हैं HNu से, कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस रिएक्शन। इसमें हमने एक रिएक्शन दे रखी है, व्हेन जब हम इसको क्या करते हैं भाई? AgCl को हम सनलाइट में खुला छोड़ देते हैं तो ये हमारा किस पार्ट में एसोसिएट हो जाता है? Ag, एंड प्रोड्यूस करता है क्लोरीन गैस को। क्लियर? जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है वो हमारा व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अगर हम इसको धूप में खुला हुआ छोड़ देते हैं तो ये ग्रेइश कलर में चेंज हो जाता है। क्लियर? इसका दूसरा एक एग्जांपल है, दूसरा एक एग्जांपल बहुत कॉमन सा है जिसको आपने कई बार होते हुए देखा होगा, बचपन में कई बार रिएक्शंस में पढ़ा होगा। H2O गिव्स आउट यहाँ पर सनलाइट, जिसका आपने प्रोसेस पढ़ रखा इवेपोरेशन। तो ये कन्वर्ट होता हमारा H2 प्लस O2 में। तो यहाँ पर 2 मोल्स कर दिया, यहाँ पर 2 मोल्स कर दिया, पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। यहाँ पर इसके नीचे लिख दीजिए वाटर, यहाँ पर ये गैस में कन्वर्ट हुआ, ये हमारा गैस में कन्वर्ट हुआ, तो ये हो गई हाइड्रोजन गैस, ये हो गए हमारे पास ऑक्सीजन। रोटेट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है भाई? व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस यहां से आपकी जो लाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां पर आपको क्या बताया गया? यहां पर आपको बताया गया कि एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है और डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि कौन सी वो एटम्स होंगे? यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर? फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या करेगा भाई? जो हमारी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगी वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगी। तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या है? जो जिंक है वो हमारे पास सिल्वरी व्हाइट होता है, यानी जस्ट लाइक ऐसा हम एक ऐसी एक्टिविटी समझ सकते हैं। यहां पर एक हम क्या करेंगे? जिंक मेटल की रॉड इसके अंदर लगा देंगे, और यहां पर हमने ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 का भर दिया। ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमारे पास ब्लू कलर का होता है, जस्ट लाइक एज आपने कॉलिनॉलिन का कलर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया। लाइट ब्लू कलर का होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट, ठीक है ना भाई? इसको हम सोल्यूशन में मेंटेन करेंगे, और उसके अंदर हम क्या करें? जिंक रॉड थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ दें। तो थोड़ी देर बाद आने पर हम क्या देखेंगे कि उसका जो कलर था ब्लू वो गायब हो गया है, यानी कि क्या होगा भाई?
पूरी तरीके से उसमें से कलर फिनिश हो चुका होगा और वो सोल्यूशन जो है वो हमारा कलरलेस मेंटेन हो चुका होगा। किसकी वजह से? जिंक की वजह से। जिंक जो यहाँ पर मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर से। कॉपर हमारी हाइड्रोजन सीरीज में नीचे होती है तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। जिंक हमारी ऊपर होती है तो क्या होगा भाई, जिंक कॉपर को यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बाहर कर देगा और खुद से सोल्यूशन मेंटेन करेगा। यानी कि पहले यहाँ पर कॉपर सल्फेट का था, अब यहाँ पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन मेंटेन हो गया। क्लियर? और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि कहने का मतलब Mg की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ। आपको बता चुके हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमारा ब्लू कलर का होता है। जस्ट लाइक हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम मेटल की स्ट्रिप को यानी कि ये नेल को हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाल देंगे। कॉपर सोल्यूशन का पहले कलर ब्लू कलर का होगा, लेकिन जैसे हम उसको मैग्नीशियम को उसके अंदर डालने के बाद क्या हो जाएगा भाई, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद हम आकर देखेंगे तो वो सोल्यूशन हमारा कलरलेस हो चुका होगा। यानी कि कॉपर का जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन मतलब ब्लू कलर का है वो हमारे कॉपर की वजह से होता है, और जब हम उसमें से कॉपर ही को फिनिश कर देंगे तो उसका कलर क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए क्या बात बोली, कॉपर सोल्यूशन यानी कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर उसको कॉपर ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। इसलिए अगर हम कॉपर को ही उसमें से फिनिश कर देंगे तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉपर को बिल्कुल अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉपर अलग होने पर सोल्यूशन जो हमारा मेंटेन होगा वो हमारा कलरलेस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारी आयोनिक रिएक्शंस होती हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है, दीज आर दी रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ 2 आयोनिक कंपाउंड, यानी कि ये दोनों ही हमारे कंपाउंड कैसे होंगे, आयोनिक कंपाउंड होंगे, आर एक्सचेंज टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर इंटरचेंज होंगे दोनों और एक नया कंपाउंड या 2 नए कंपाउंड हमारे पास बनेंगे। आयोनिक कंपाउंड यानी कि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव, Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिव को आप नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास कंपाउंड मेंटेन हो जाएगा। यानी कि आप देखिए Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये डिसोसिएट होगा और फॉर्म करेगा AgCl। AgCl हमारे पास होगा प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी हमारा फॉर्म हो जाता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, तो ये रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है मोस्टली, यानी कि 50% से 60% रिएक्शन हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के थ्रू बता सकते हैं। यानी कि जितनी भी रिएक्शन हमारी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी वो सारी रिएक्शन हम स्टडी कर सकते हैं किसमें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, जिसमें हमारे पास दोनों ही कंपाउंड हमारे कैसे हो, आयोनिक होने चाहिए। इसका एग्जांपल है व्हेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, इज एडेड टू द सिल्वर नाइट्रेट। जब हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट में इसको ऐड कर देते हैं, अ व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो सिल्वर क्लोराइड हमारे पास व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। एंड सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे भाई, NaCl सोल्यूशन यानी नमक लेंगे और उसको पानी के अंदर डिस्टिल वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे और उसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट की मिलाएंगे। तो जैसे ही हम मिलाएंगे तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में क्या होगा भाई, नीचे की तरफ हमारा प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, व्हाइट पीपीटी बनने लगेगा। इसका जस्ट एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे आप एक चौक लें और उसको पानी के अंदर छोड़ दें तो जिस तरीके का मिल्की कलर आपको नजर आ रहा होगा, और थोड़ी देर बाद आप 5 से 7 मिनट बाद आप उसको छोड़ के देखें तो प्रेसिपिटेट आपका क्या करेगा भाई, नीचे की तरफ बैठ जाता है। क्लियर हुआ? यानी प्रेसिपिटेट आपका नीचे की तरफ बैठता है और फिल्ट्रेट पार्ट आपका ऊपर की तरफ। तो जो पार्ट हमारा नीचे बैठेगा उसका कलर होगा हमारे पास व्हाइट कलर का। क्लियर? समझ में आया? अब आप यहाँ पर एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम्स दे रखी होगी आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं आती हैं प्रॉब्लम्स वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में अब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स चलेंगी, जिसमें हम 1 से लेके लास्ट तक के पूरे क्वेश्चन इन टेक्स्ट चाहे एक्सरसाइज पूरे डिस्कस कर लिए जाएंगे आपकी क्लास में। ठीक है?